नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चली हुई है, सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद और लोदी डायनेस्टी। सैयद और लोदी से पहले जो आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश आया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके का इतिहास या फिर आपका पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स टाइप कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी जो दुविधाएं होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, हमारे इस वीडियो, इस चैनल के में आपका सोल्व कराए जाते हैं। तो करना आपको ये है कि वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, और कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए आपके किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर डाउट है और कहाँ आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो हर तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सैयद, ठीक है। क्या देखेंगे? आज हम करेंगे सैयद की बात, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। जो आपके सैयद या सैयद बोला जाता है, इनको सैयद डायनेस्टी जिनको कहा जाता है, सैयद वंश। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी हुआ करती थी, तुगलक डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे नासुरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? तो आप बताएंगे नासुरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो डेथ ऑफ नासुरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो नासुरुद्दीन मोहम्मद की डेथ कब हो जाती है? 1412 में, 1412 एडी में नासुरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ, आप क्या लिखेंगे यहां पर? आफ्टर द डेथ ऑफ नासुरुद्दीन मोहम्मद, सैयद गवर्नर, ठीक है। क्या बनाएंगे आप? सैयद गवर्नर। क्या नाम है? खिज्र खान। क्या नाम है? खिज्र खान कैप्चर दिल्ली, ठीक है। तो जब नासुरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है 1412 में, तो उसके बाद क्या होता है? दिल्ली पर कोई कैपेबल रूलर नहीं होता है। तो इसका फायदा उठाते हुए जो खिज्र खान है, खिज्र खान कौन है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा 1398 में 1930 एडी में जो तैमूर है, ठीक है, तैमूर अटैक होता है भारत में, ठीक है। तैमूर अटैक होता है भारत में, और तैमूर अटैक के दौरान 1398 में तैमूर क्या करता है? नासुरुद्दीन मोहम्मद का समय होता है उस समय दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देता है, दिल्ली के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जब तैमूर कब्जा करता है, तो तैमूर कैप्चर किसको करता है? तो कैप्चर करता है मुल्तान को। किसको करता है? मुल्तान अपने कब्जे में ले लेता है। और जब तैमूर चला जाता है मंगोलिया वापस, तो करता क्या है? खिज्र खान, जो कि तैमूर का क्या है? सिपाही है, ठीक है। खिज्र खान क्या है? तैमूर का, आप कह सकते हैं कि सेनापति है। तो खिज्र खान को क्या करता है? मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर देता है, ठीक है। तो खिज्र खान कौन है? मुल्तान गवर्नर कौन है? खिज्र खान। अब ये खिज्र खान मुल्तान का गवर्नर है, ठीक है। 1398 में जब दिल्ली को लूटता है, तो खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बना के चला जाता है। पर जब 1412 में नासुरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है, तो खिज्र खान क्या करता है? खिज्र खान कहाँ पर है?
मुल्तान का गवर्नर है। मुल्तान किधर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में ये गुजरात वाला जो रीजन है, ठीक है, और ये वाला इलाका सिंध का हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर ये इलाका सिंध का हो जाता है, और इस वाली जगह पर ये मुल्तान। तो क्या करते हैं, मुल्तान वाले इलाका पर रूल कौन कर रहा है, खिज़र खान। पर जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ती है तो खिज़र खान क्या करता है, मौके का फायदा उठाता है और दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या करता है, वहां पर दिल्ली को कैप्चर करता है और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना कर देता है, सैयद वंश। सैयद वंश जो है वो 1400 सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक ही रूल कर पाता है। ज़्यादा समय तक ये डायनेस्टी चल नहीं पाती है, क्योंकि ये डायनेस्टी जब तुगलकों को जब अंत हुआ था तो उन तुगलकों के अंत के बाद में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बंगाल, गुजरात, मालवा ये इलाके अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। तो एक तरीके से दिल्ली सिर्फ अकेला रह गया था, दिल्ली के पास में कोई इकोनॉमिक पावर नहीं थी, समाज पूरे तरीके से बटा हुआ था, राजपूतों ने अपना सिर उठा लिए थे, ठीक है, राजपूत जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था, बंगाल ऑलरेडी अपने आप को स्वतंत्र मान ही चुका था। तो ऐसे में दिल्ली अब अकेला है और दिल्ली के बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स भी हैं, ठीक है, षड्यंत्रकारी भी हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो खिज़र खान क्या करता है, इन सभी षड्यंत्रकारियों से निपटने की कोशिश करता है। इसके बाद के इसके जो वंशज आते हैं वो कोशिश करते हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पाते हैं कंप्लीट दिल्ली को एक सल्तनत बनाने के रूप में, ठीक है। तो खिज़र खान जो है कब से कब तक रूल करता है आपसे पूछा जाए, जो खिज़र खान है, खिज़र खान इसका रूलिंग पीरियड जो है वो 14 से 14 लेकर 1421 तक का है, ठीक है। कुल 6 साल ये रूल कर पाता है और इसके 6 साल के बाद में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे इसकी डेथ होती है तो 1421 में इसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो खिज़र खान के बाद में कौन आता है, तो खिज़र खान के बाद में इसका सन, खिज़र खान का सन कौन होता है, मुबारक शाह। मुबारक शाह, तो मुबारक शाह जो है गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1445 तक गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1445 तक गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह भी जो है क्या करता है, षड्यंत्रकारियों से निपटने के चक्कर में जो अमीर लोग होते हैं इनके ऊपर अपना दबदबा बनाना भूल जाता है, कम कर देता है। तो जिससे क्या होता है, मुबारक शाह का पूरा जीवन षड्यंत्रकारियों में बीत जाता है और दिल्ली सल्तनत को एकीकृत करने में ये मजबूती हासिल नहीं कर पाता है। मुबारक शाह की डेथ के बाद में, मुबारक शाह जब मर जाता है तो इसकी डेथ के बाद में मुबारक शाह का बेटे का नाम क्या है, एलन शाह। एलन शाह कब तक बैठता है, 1445 से लेकर 1451 तक। अब एलन शाह बैठता है गद्दी पर, ठीक है। अब एलन शाह कमज़ोर शासक है, एलन शाह कमज़ोर है क्योंकि वो अपने आप को मजबूती नहीं दे पा रहा है। और जब खिज़र खान, जब सैयद डायनेस्टी के समय में जो गवर्नर्स हुआ करते थे तो ये गवर्नर्स भी क्या थे, अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गए थे, सुल्तान की कोई बातें सुनते ही नहीं थे, सुल्तान की बातें मानते ही नहीं थे। और इन्हीं गवर्नर्स में एक गवर्नर हुआ करता था जो कि मुल्तान का गवर्नर था, मुल्तानी आपका जो आपका पंजाब भटिंडा वाला जो रीजन है वहाँ का गवर्नर था, ठीक है। उसका नाम क्या था, बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी क्या करता, क्या जब एलन शाह सुल्तान बनता है तो एलन शाह कमज़ोर शासक होता है, इसको शासन चलाने में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि एलन शाह ना 1451 में अपनी सल्तनत, अपना सिंहासन जो है वो बहलोल लोदी को सौंप देता है। और बहलोल लोदी को सौंपने के बाद में वो ग्वालियर चला जाता है। और जैसे बहलोल लोदी के हाथ में 1451 में सल्तनत की गद्दी आती है तो दिल्ली में एक नए सल्तनत काल चालू हो जाता है जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का उदय। दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश का उदय, ठीक है। तब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का उदय देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में अब लोधी वंश का उदय देखेंगे। ये आपका सैयद था, सैयदों के अंदर सैयद जो रूलर्स थे इन्होंने कुछ ऐसा खास काम करा नहीं है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा दी जाए। हाँ, इनके रूलर्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सैयद रूलर्स जो है कब से कब तक रूल करा, तो ये 1414 से 1451 तक इन्होंने रूल करने की कोशिश करी, ठीक है।
अब इस पीरियड में इनका जो समय खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ यहाँ पर, तो कितना होगा 1414 से ये, ठीक है, तो 15 साल तो एक तरीके से हमें मान के चल लेते हैं। तो 35 साल इन्होंने यहाँ पर रूल करा। कितने साल करा, कुल 35 साल, 35 साल यहाँ पर रूल करा। और 35 साल के रूल में खिज़र खान, उसके बाद में मुबारक शाह और फिर एलन शाह, 3 सुल्तान यहाँ पर दिल्ली के सल्तनत काल में रूल करते हैं, ठीक है। और ये जो सैयद है एक्चुअल में ये भी तुर्क है। ये कौन है, ये तुर्क मुस्लिम है। सैयद कौन है, तुर्क मुस्लिम, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो आप क्या बताएंगे, दिल्ली सल्तनत में जो आपकी सैयद डायनेस्टी है ये भी तुर्क मुस्लिम डायनेस्टी है। अब होता क्या है, जैसे सैयदों का अंत हो जाता है तो सैयदों के बाद में आते हैं लोधी। क्या आते हैं, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था, लोधी वंश जो था, इनका जो टाइम पीरियड था लोधी वंश का, तो आप बताएंगे लोधी वंश का टाइम पीरियड 1451 से लेकर 1526, ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का टाइम पीरियड होता है। और लोधीज में सबसे पहले आते हैं आपके बहलोल, बहलोल लोधी। सबसे पहले लोधीज में अगर कोई आता है तो सबसे पहले आता है आपका बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी जो है, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाए तो 1451 से लेकर 89 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका टाइम पीरियड है, तो आप बताएंगे सर बहलोल लोधी का टाइम पीरियड, ठीक है भाई। तो बहलोल लोधी जो है ये क्या काम करता है, जैसे दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये एक नई राजवंश का उदय करता है। तो ये राजवंश कौन सा राजवंश है, तो लोधी राजवंश एक अफगान राजवंश है, ठीक है। कौन सा, अफगान, अफगान राजवंश है। और एग्जाम में कई बार इस चीज पर पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कोई वंश बताइए जो कि तुर्क नहीं था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सभी वंश गुलाम से लेकर सैयद तक सभी तुर्क थे, तुर्क मुस्लिम। अफगान वंश पहला वंश था जो कि लोधीज के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए पहुंचता है। और उसके फाउंडर होते हैं आपके बहलोल लोधी, ठीक है। फाउंडर कौन होते हैं, तो बहलोल लोधी जो है फाउंडर होते हैं। बहलोल लोधी जैसे ही सुल्तान बनता है, जैसे ही इसके हाथ में पावर आती है, तो पावर आने के बाद में सबसे पहले क्या काम करता है ये बहलोल लोधी, चूंकि अफगान का शासन इसके हाथों में हुआ करता था, ठीक है, अफगान का शासन बहलोल लोधी के हाथों में था। सबसे पहले करता क्या है, क्योंकि बंगाल, मालवा, बंगाल, मालवा, गुजरात, गुजरात, ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है, बंगाल, मालवा, गुजरात, ग्वालियर और सिंध, सिंध व मुल्तान, व मुल्तान वाला जो इलाका है, ये सब क्या है, मुल्तान और सिंध, ये तो ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के कब्जे वाले हिस्से ही थे, क्योंकि बहलोल लोधी आया भी उधर से ही था। पर ग्वालियर, गुजरात, मालवा, बंगाल ये अपने आप को सेपरेट कर चुके थे। तो बहलोल लोधी ने क्या काम करा, इनके ऊपर अटैक करा। तो बहलोल लोधी ने सुल्तान बनते कहाँ कहाँ अटैक करा था, बताएंगे बंगाल, मालवा, गुजरात और ग्वालियर के ऊपर अटैक किया और इनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। हालांकि कब्जे में नहीं आ पाए, ठीक है, पर अटैक किया यहाँ पर। अब एक तरफ तो इसकी अटैकिंग पॉलिसी थी, एक तरफ तो क्या था, इसकी अटैक पॉलिसी थी। दूसरा दूसरा क्या काम करा, इसको रिफॉर्म करना जरूरी था। तो इसने अपने रिफॉर्म्स में क्या काम करा, इसने अपने रिफॉर्म्स में क्या काम करा, जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर्स, ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करे इसने। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट करा, इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम यानी
सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था को स्टार्ट किया, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था को स्टार्ट किया, टैक्स कम कर दिए, बाजारों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का काम करा, ठीक है। और इसी बीच 1489 में बहलोल लोधी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, बहलोल लोधी की डेथ हो जाती है, ठीक है। बहलोल लोधी ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए, अपने शासन को मजबूती देने के लिए क्या काम करा, इसने थ्योरी ऑफ किनशिप दी। थ्योरी ऑफ किनशिप, थ्योरी ऑफ किनशिप क्या होता है, इसको बोलते हैं राजत्व का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, राजत्व का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, राजत्व का सिद्धांत। यानी राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, अल्लाह की आज्ञा है और सभी को मानना होगा। तो दिल्ली सल्तनत में थ्योरी ऑफ किनशिप जो है, दिल्ली सल्तनत के अंदर थ्योरी ऑफ किनशिप किस किस सुल्तान ने पेश करी है, तो आप कहेंगे थ्योरी ऑफ किनशिप सबसे पहले गुलाम वंश के सुल्तान बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने पेश करी थी, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पेश करी थी, और उसके बाद में बहलोल लोधी राजत्व का सिद्धांत पेश करता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिले इलाही का टाइटल जो है, जिले इलाही की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अडॉप्ट करी थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा इसका। अब बहलोल लोधी की जैसे डेथ हो जाती है, तो बहलोल लोधी की डेथ के बाद में इसका बेटा, क्या नाम है उसका, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। सिकंदर लोधी कहा जाता है एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, और ये अपने धर्म को लेकर काफी सजग था, ठीक है। दूसरा, इसने जो जजिया टैक्स है, जजिया या जिजिया, ठीक है, जिजिया कर, जिजिया टैक्स जो है, जिजिया टैक्स को, जिजिया टैक्स जो है उस पर हिंदूज पर लगाया, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था, सिकंदर लोधी ने। क्यों जिंदा जला दिया था, क्योंकि उस ब्राह्मण ने सिर्फ इतना बोला था कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों की जो श्रेणी है वो इक्वल है। इसी बात पर उलेमाओं को खुश करने के लिए, मुस्लिम जो विद्वान है उनको खुश करने के लिए क्या काम करा, इसने ब्राह्मण को जिंदा ही जला दिया, ठीक है। तो जिजिया टैक्स जो है, जिजिया कर जो है वो किस राजा का, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश में किस सुल्तान ने दोबारा से इंपोज किया था। तो जिजिया टैक्स जो है, तो आप बताएंगे जिजिया जो है, जिजिया कर जो है वो किसने स्टार्ट किया था, फिर से दोबारा सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने बंगाल, मालवा, गुजरात और ग्वालियर के ऊपर भी अटैक करे। जब ये बंगाल के ऊपर अटैक कर रहा था तो इसने उड़ीसा अटैक भी किया, उड़ीसा अटैक किया, और उड़ीसा अटैक के दौरान इसने जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को लूटा, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर को किसने लूटा, तो आप बताएंगे जगन्नाथ मंदिर को सिकंदर लोधी ने लूटा। किसने लूटा, तो आप बताएंगे जगन्नाथ मंदिर को सिकंदर लोधी ने लूटा। उसके अलावा सिकंदर लोधी ने और क्या काम करा, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करे। रिफॉर्म में क्या काम करा, एग्रीकल्चर जो टैक्स थे उनको रिमूव कर दिया, एग्रीकल्चर टैक्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। नंबर 1, एग्रीकल्चर टैक्स रिमूव हो गए, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 क्या काम करा,
सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट करा, सिंचाई व्यवस्था को स्टार्ट किया, सिंचाई व्यवस्था को स्टार्ट किया, ठीक है। और रिफॉर्म क्या करा इसने, मार्केट रिफॉर्म की बात करें, मार्केट रिफॉर्म की बात करें, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम क्या करा इसने, तीसरा काम क्या करा, माप की प्रणाली का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया। और एक नया मेजरमेंट यूज करा माप की प्रणाली में, जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो है वो 30 इंच का एक मेजरमेंट हुआ करता था, ठीक है, जो कि जमीनों को, भूमियों को मापने में करता था। इसके अलावा शासन में धार्मिक व्यक्तियों की सहायता ये ले सके, तो इसने जो मुहर्रम है, मुहर्रम पर पाबंदी लगा दी, मुहर्रम पर पाबंदी लगा दी, ताजिया निकालना बंद कर दिया। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को जो मजार होते हैं, मजारों पर जाने से क्या लगा दी, जाने से रोक लगा दी, ठीक है, रोक लगा दी। मुस्लिम महिलाओं को जाने पर रोक लगा दी, मजारों पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक बार जब ये ग्वालियर अटैक करके वापस आ रहा था, जब ये ग्वालियर अटैक से वापस आ रहा था, तो इसने क्या काम करा, 1506 में आगरा सिटी बसाई, ठीक है। तो आगरा शहर को किसने बसाया, तो आप बताएंगे। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया, 1506 ईस्वी में, ठीक है। और अपनी राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से चेंज कर आगरा कौन लेके गया, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से चेंज कर आगरा कौन लेके गया, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत से अपनी राजधानी को चेंज करके कहाँ लेके गया, आगरा लेके गया। अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा तो लेके चला गया, ठीक है, आगरा में इसने अपनी राजधानी को बसा लिया, आगरा में कर लिया। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम एक चीज और जानना चाहें, तो वो एक चीज क्या हो सकती है, जो सिकंदर लोदी था ये कविताएं लिखता था, ठीक है, ये क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, ठीक है, कविताएं लिखता था। और कविताएं लिखने में ये जिस नाम का यूज करता था, जिस उपनाम का यूज करता था, उपनाम का, वो नाम क्या था, गुलरुखी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गुलरुखी जो है के नाम से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कविताएं लिखता था, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी की ना 1489 में डेथ हो जाती है, ठीक है, सिकंदर लोदी जो है 1489 में 1517 में सिकंदर लोदी की डेथ हो जाती है। अब 1517 में जब सिकंदर लोदी की डेथ हो जाएगी, तब इसका बेटा इब्राहिम लोदी वो बनेगा दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान, ठीक है। कौन बनेगा, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, इसका टाइम पीरियड वैसे भी तो बहुत खराब ही है, 1517 से 1526। तो कहा जाता है इब्राहिम लोदी बहुत ही कट्टर अड़ियल
और गुस्सैल व्यक्ति था, जिस कारण से ये धार्मिक व्यक्तियों की, विद्वानों की, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। और यही कारण था कि अपने समय में इसने सभी हिंदू राजाओं, राजपूत, पंगाल सभी के साथ दुर्व्यवहार करा, जिससे लोग इसके अगेंस्ट में हो गए। और 1518 में, 17 में ये बनता है सुल्तान, और 1518 में होता है बैटल ऑफ घटोली। बैटल ऑफ घटोली, ठीक है, बैटल ऑफ घटोली। बैटल ऑफ घटोली किस किस के बीच होता है, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर बैटल ऑफ घटोली इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ घटोली होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी विनर रहता है, ठीक है, और राणा सांगा लड़ाई को हार जाता है। राणा सांगा मेवाड़ के राजा है। कहाँ के राजा है? मेवाड़ किंग राणा सांगा। अब इसके बाद में एक होते हैं दौलत खान लोदी, ठीक है, एक होते हैं दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो हैं वो गवर्नर हैं, ठीक है, वो क्या है? दौलत खान लोदी गवर्नर हैं। तो दौलत खान लोदी पंजाब के गवर्नर होते हैं और इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं। तो ठीक है, तो इब्राहिम लोदी अंकल, क्या नाम है? दौलत खान लोदी, ठीक है। अब दौलत खान लोदी जो है, जब एक बार इब्राहिम लोदी को समझाने जाता है तो इब्राहिम लोदी जो है दौलत खान लोदी की इंसल्ट कर देता है। तो इब्राहिम लोदी को सबक सिखाने के लिए दौलत खान लोदी करता क्या है, काबुल से बाबर को इनविटेशन भेजता है भारत में कि आप आओ और दिल्ली के ऊपर अटैक करो। और दिल्ली का जो सुल्तान है, जो घमंडी सुल्तान है, अड़ियल सुल्तान है इब्राहिम लोदी, इसको हरा दो। दौलत खान लोदी की इनविटेशन पर बाबर भारत में आता है और दौलत खान लोदी के साथ में क्या करता है, लड़ाई करता है, ठीक है। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होती है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच होती है? तो आप कहेंगे सर बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुई थी। और बाबर जो है इस लड़ाई में विनर रहते हैं और इब्राहिम लोदी लड़ाई को हार जाता है और बाबर जो है इब्राहिम लोदी को जान से मार देता है, ठीक है। बाबर जो है बैटल ऑफ पानीपत में कुछ नए रिफॉर्म्स करता है जो उसने पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं करा था। वो रिफॉर्म्स क्या थे? पहली बार किसी लड़ाई में तोप, गोला बारूद, ठीक है, गोला बारूद का यूज करता है। पहली बार भारत में किसी लड़ाई के अंदर तोप और गोले बारूद का यूज हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। यही कारण था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा की सेना, लगभग 1.25 लाख की सेना इब्राहिम लोदी की, और वहीं बाबर की लगभग 35,000 की सेना थी। और फिर भी बाबर जो है बैटल ऑफ पानीपत जीतने में सफल रहता है और दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत का सूर्य समाप्त कर देता है और सूर्य उदय होता है मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का, ठीक है। मुगल साम्राज्य का सूर्य उदय होता है बाबर के समय में, यानी बाबर जो है मुगल साम्राज्य के क्या फाउंडर है। और मुगल साम्राज्य का समय कब शुरू होता है? तो आप बताएंगे 1526 में चालू होता है, ठीक है।
तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो वंश थे, वंशों ने क्या क्या काम करा, कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से वंश के अंदर सुल्तान आए, कब कब आए, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए, तो उस पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी है। अगली वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर, या हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर कैसी थी, यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर इंडिया यानी दिल्ली का प्रशासन कैसा था, आर्थिक हालात कैसे थे, सामाजिक हालात कैसे थे, राजनीतिक हालात कैसे थे, कला और वास्तुकला में दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या बिगाड़ी गई, वो सारी चीज़ें पे हम अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी के लिए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों की एक समाप्ति होती है यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, जल्द ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हो पाया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चैनल को मोनेटाइज ही करा लूँ, है ना। 2 साल से ऊपर का समय हो गया इसके ऊपर मेहनत करते हुए, तो अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो चैनल मोनेटाइज भी जल्दी हो जाएगा। चलिए अब विदा लेते हैं, धन्यवाद।